वालेकुम दोस्तों, चैनल मौजूद मगर में कुछ हमने लेना चाचू के हल्फ उठाने का दूसरा नतीजा सामने आ गया है। और ये नतीजा भी पहले वाले नतीजे से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि IMF के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इमरान खान को जवाब मिल गया है। और जवाब भी मिला है कोरा और चिट्टा जवाब, साफ जवाब के चुक पहन अपना सामान ते निकल, खलोने की लोड़ भी कोई नहीं। इस तरह का जो जवाब है वो यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सिस्टम के अंदर अब इमरान खान साहब की जो मौजूदगी है या उनकी एग्जिस्टेंस के इम्कानात, खासतौर पर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के इम्कानात बहुत ही हद तक कम होते चले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला सादर किया गया है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मरूफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के मामले पर था। और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के लिए हकदार डिक्लेयर करने से साफ माजरत कर ली है। और उनका यह कहना है कि जनाब हमारे नजदीक आप इस बात के एलिजिबल ही नहीं है कि आपको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। अलबत्ता इस फैसले के अंदर एक नुक्ता है जो बहुत ही ज्यादा मानीखेज भी है, और इस नुक्ते की बुनियाद पर मुस्तकबिल में होने वाली जो कानूनी लड़ाई है ये नुक्ता उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किन वजूहात की बिना पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से माजरत की गई, वो कौन से ऐसे पहलू हैं जो तिश्ना है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से उनके ऊपर जो है वो पैरवी नहीं की गई थी। और सबसे बढ़कर ये कि कल होने वाले जो इंटर पार्टी इंतखाबात थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, क्या उनके नताइज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए किसी तरह की कोई पॉलिटिकल गुंजाइश पैदा कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करूंगा खास तौर पर कल इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि ये इंटर पार्टी इंतखाबात भी दो वजूहात की बिना पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं। क्योंकि इन इंतखाबात की जो वीडियो फुटेजेस इस वक्त मौजूद हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन के तौर पर एक सीनियर कानूनदान काजी अनवर के साथ साथ एक इश्तिहारी मुल्जम भी हमें उन फुटेजेस के अंदर स्टेज पर बैठकर लोगों को आईन, कानून और जमहूरियत का भाषण देते हुए नजर आया। और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आजम सवाती साहब थे। आजम सवाती साहब की तरफ से इस इंतखाबी अमल में बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन फराइज अंजाम दिए गए और उसके बाद नताइज का ऐलान किया गया, जिसके तहत जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अगले 3 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। और उसके साथ साथ जो चारों सूबे हैं वहां पर भी जो पैनल्स थे उनका इंतखाब हो गया, और वो बिल्कुल उसी प्लान के मुताबिक था जिस तरीके से पहले वाला इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नल एंड वॉइड करार दिया गया था। अलबत्ता इस मर्तबा इस इंतखाब के मौके पर कुछ इस तरह की वीडियो फुटेजेस खास तौर पर जनरेट करने की कोशिश की गई जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाकईतन हुआ है और वहां पर लोग मौजूद थे। हर एक जगह पर कम से कम 150-200 बंदा उन्होंने जमा किया था चारों सूबों पर, ताकि इस बात का तासुर दिया जा सके कि जनाब ये वाले इंतखाबात लेजिटिमेट हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश पैदा करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब बनने जा रहे हैं। और उसमें से एक फैक्टर है जनाब अकबर एस बाबर साहब और दूसरा फैक्टर है जनाब फॉरेन फंडिंग केस। और आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग केस बिच्चों के में निकला है अचानक। ये सूरत हाल ऐसी नहीं है, ये बिच्चों नहीं निकला है बल्कि ये मौजूद था, लेकिन इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि जिस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी पर हम ख्यालों की अक्सरियत थी, और हम ख्यालों की मौजूदगी में इमरान खान साहब की जमात या इमरान खान साहब के हवाले से किसी तरह का भी कोई डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हासिल करना नियर टू इम्पॉसिबल था। लिहाजा उस मौके पर जो उस वक्त की हुकूमत थी जिसको हेड कर रहे थे जनाब शहबाज शरीफ साहब और जिसके वजीर दाखिला थे जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वो अपनी तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस के अंदर एक फॉरेन फंडेड जमात डिक्लेयर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं पहुंचे। अब सूरत हाल इसमें भी जो है ना दो पहलू हैं। एक
एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस मुद्दत के लिए फॉरेन फंडेड का जिम्मेदार करार दिया गया, उससे अगली मुद्दत के लिए भी, यानी उससे अगले 5 साल का रिकॉर्ड भी हासिल करने के लिए अकबर एस बाबर साहब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी ये दरखास्त वहां पर मौजूद है। लेकिन माजी की तरह इस मरतबा भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए इस अगले ऑडिट को रुकवाने की कोशिशें कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ये जो पुराने वाला ऑडिट है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग हासिल करने का जिम्मेदार करार दिया गया था, इसका फैसला भी आ चुका है और ये मामला अब इस वक्त गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हतमी डिसीजन करना है, जिसके बारे में आज चाचू की तरफ से वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद और काबीना की तश्कील के फौरी बाद वार फुटिंग्स के ऊपर काम किया जाएगा, एक फॉरेन फंडिंग मामले के ऊपर और दूसरा 9 मई के वाकयात के ऊपर, और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। दूसरी जानिब अकबर एस बाबर साहब ने भी एक मरतबा फिर ये जो नताइज हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फैसला किया है और उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट के जरिए इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब मौजूदा सूरत हाल में ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये भी उनके लिए किसी तरह की कोई नई गुंजाइश पैदा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये भी इंटर पार्टी इंतखाबात में एक स्याबाब है। उनका जो ट्वीट है जो वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें अकबर एस बाबर साहब ने इस ट्वीट का उन्वान ये रखा हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख का एक नया स्याबाब, और उसके अंदर वो आगे लिखते हैं कि 8.5 लाख पीटीआई मेंबरान में से 940 यानी 0.11% मेंबरान ने ताजा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोट डाला। कल ईसीपी में ताजा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड को चैलेंज किया जाएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक मरतबा फिर मौजूद बहस बने जा रहे हैं और एक मरतबा फिर अकबर एस बाबर साहब वो जो है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनका खेस छीनने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज देने वाला फैसला और उसके बाद जो कल वहां पर कार्रवाई चैलेंज होने जा रही है, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहलियत की बिना पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया गया था, लेकिन इतने आली दिमाग, इतने माहिरीने कानून, इतने बैरिस्टर, तो पता नहीं केड़ी केड़ी बलावा भर्ती करने के बावजूद भी एक छोटी सी आईनी शिक का मुतालिया करने की कोशिश नहीं की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी मौजूदगी के बावजूद भी मखसूस नशिस्तें हासिल करने में नाकाम हो गई है और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रहा है। और मुझे इस बात के काफी हद तक इम्कान नजर आते हैं कि अगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है, लेकिन वहां पर भी कानून की इस वाज़े अहकामात के की वजह से काजी साहब की अदालत से मुझे लगता है कि उनको कोई फैज नहीं मिलने जा रहा। कैसे, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। मामला कुछ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि जनाब हमें इंतखाबात में जो शमूलियत है मुख्तलिफ आज़ाद अरकान की, उसके बाद हमें जो है वो मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं ख़वातीन की और अक़लियतों के लिए। इस हवाले से जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर तवील तरीन समातें की थी और वहाँ पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब, उनकी तरफ से एक ख़त को भी पेश किया गया था। अलबत्ता उनके इस ख़त को अभी तक जो मैंने फैसला देखा है उसमें तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो बहुत ही ज़्यादा वाज़े है और इस फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-1 के तनासुब से
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अकलियतों के मखसूस नशिस्ते के कोटे की मुस्तहक नहीं, लिहाजा ये जो नशिस्तें हैं जो इस वक्त खाली हैं वो पार्लिमान में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। यहाँ पर यह नुक्ता भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ये जो एक इख्तलाफी फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब के मेंबर हसन अख्तर भरवाना साहब की तरफ से, इस फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट ना करने के फैसले की हमायत की गई है। अलबत्ता जो उनका इख्तलाफ है वो इस बात पर है कि ये जो नशिस्तें खाली हैं इनको दीगर जमातों के को अलॉट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इनको दीगर जमातों को अलॉट किया जाएगा तो ये आईने पाकिस्तान में दी गई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल के मुनाफी होगा। लिहाजा उनका फैसला ये है कि ये जो सीट्स हैं जो खाली हैं ये सीट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को अलॉट नहीं की जाएंगी बल्कि इनको खाली रखा जाएगा। अब जो आईनी पोजीशन है इस हवाले से वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आया है वो आर्टिकल 51 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, और ये जो आर्टिकल है 51 ये नेशनल असेंबली की कॉम्पोजिशन के हवाले से बताता है। और इसका जो आर्टिकल 51 का जो सेक्शन है आगे आर्टिकल 51 की क्लॉज 6 वो बहुत ही हद तक इस हवाले से वाजे है कि जनाब इसको कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर हम 51 क्लॉज 5 को देखें तो वो ये बात बहुत ही ज्यादा वजाहत के साथ बयान करता है। द सीट्स इन नेशनल असेंबली शैल बी अलॉटेड टू ईच प्रोविंस एंड फेडरल कैपिटल on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। यानी ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तकसीम की जाएंगी हर सूबे में और वफाक में, किसकी बुनियाद पर? उस सेंसस की बुनियाद पर जो रिसेंटली हुई होगी और उसकी बुनियाद पर जो हल्का बंदियां हैं वो होंगी, और इसकी तशहीर या इसको पब्लिश कर दिया गया होगा फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद क्लॉज 6 जो है वो अगली चीजों के बारे में बताती है। दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द जनरल सीट शैल बी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड अमंग मेंबर्स टू फिल ईच सीट शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी हर एक बंदा जो है वो एक सीट के लिए कंटेस्ट कर सकता है और वो सीट जीतेगा या हारेगा उसका फैसला अवाम के वोट के साथ होगा। और इसी तरीके से इसी आर्टिकल की क्लॉज 51(6) की क्लॉज डी वो बहुत ही हद तक वाजे है। वो इस बारे में बताती है कि जनाब कौन सी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है, और इसके अंदर ये बात बताया जाता है मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व for women which are allotted to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total numbers of general seats secured by each political party from the province concerned in national assembly। यानी वो ये कहते हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हर सूबे में मौजूद जमात जो जिसकी रिप्रेजेंटेशन होगी सूबे में, चाहे वो जो है प्रोविंशियल सीट्स पे हो चाहे वो नेशनल असेंबली की सीट्स पे हो, सूबे में किसी भी सूबे में जीते जाने के बाद ही उसको नेशनल असेंबली में उसकी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और इसकी बुनियाद यह है कि सूबे में जितनी भी सीट्स नेशनल असेंबली की मौजूद होंगी और उन नेशनल असेंबली की सीट्स जिन जमातें जो जमातें जीतेंगी उन जमातों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। इसका मतलब यह है कि वो तमाम लोग जो आजाद हैसियत से मुंतखब हुए थे वो नेशनल असेंबली में जाकर इस असूल के तहत चाहे वो किसी भी जमात में शामिल हो जाए, अगर उसकी सीट्स मौजूद है सूबे में या उस सूबे में उसने कामयाबी हासिल की थी तभी उसको इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के असूल के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जा सकेंगी। और इसी शिक की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह फैसला सादिर किया गया है कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को किसी भी तरीके से मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती।
इसका मतलब ये है कि चूंकि आइन इसमें बहुत हद तक वाज़ेह है, इसके अंदर किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं है। खास तौर पर ये ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले तमाम अरकान के पास मौजूद था कि वो ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार करते जिसकी सूबे में या रिप्रेजेंटेशन होती पार्लियामेंट में, कम से कम कौमी असम्बली में उनकी कोई सीट होती या सूबे के अंदर उनकी कोई सीट होती, जिसकी बिना पर उनको मखसूस नशिस्तों के लिए एलिजिबल तस्वुर किया जाता। और इत्तेहाद वो जो है मजलिस वफ़द मुस्लिमीन, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले उसमें शामिल होने का फैसला किया था, उनका एक रुकन मौजूद था। ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, इसमें इस नुक्ते की वजाहत भी की गई और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले आजाद अरकान जिस जमात में शामिल हुए हैं, खुद उसके चेयरमैन ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है, उसने भी अपनी जमात के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो फिर किस बेस के ऊपर आपको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जा सकती हैं? ना सिर्फ ये, बल्कि हैरानी की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतने माहिरीन कानून मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। इतने सारे आली दिमागों की मौजूदगी में भी अगर इस तरह की चीजों को भी मिन्यूटली नहीं देखा जाएगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने वाले या उनको सियासी तौर पर कमजोर करने वाली जो कुव्वतें हैं, वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं। वो बाहर मौजूद नहीं है, वो अंदर ही मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ तरीकों से टेक्निकली इमरान खान साहब को नॉकआउट कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के आज होने वाले इस टेक्निकल नॉकआउट के पीछे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद उनकी वो लीगल टीम है जिनको इमरान खान साहब ने हर मर्ज की दवा कंसिडर किया था। और इसका मतलब ये है मेरी नजर में कि अगर अब भी इमरान खान साहब जो है वो इस फैसले को चैलेंज करने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहां पर भी इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई गुंजाइश मिल पाएगी। वहां पर भी उनके लिए मुश्किलात हैं और उनकी लीगल टीम के लिए इस फैसले को या अपनी इस कानूनी पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिफेंड करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।